यूपी सरकार के विकास के दावे हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं। पिछले बजट के दौरान पूरे प्रदेश में विकास की जिन योजनाओं को सरकार ने हरी झंडी दी थी, उनमें से कई योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाई हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ये बात सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां राज्य सरकार पर हमलावर हो गई हैं। वहीं आज विधानसभा के प्रश्नकाल सत्र में इस मुद्दे पर यूपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। यूपी सरकार भले ही विकास के कितने ही दावे करे, लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले बजट में सरकार की हजारों करोड़ की कई योजनाएं शुरू ही नहीं हो सकी। हालांकि यूपी सरकार ने इस बजट में एक बार फिर नई योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इस साल के बजट में सरकार ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की नई योजनाओं की सौगात दी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो इस बजट की ये है कि सड़क, सेतु, सिंचाई और ऊर्जा के विकास एवं शुद्धिकरण की योजनाओं के लिए 39,108 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। योजना और बजट के जानकार इसे नौकरशाही की उदासीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव का नतीजा मानते हैं। क्या सरकार की इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि बुंदेलखंड या प्रदेश के विकास में वो अपना ध्यान लगा सके? जिन अफसरों पर ये जिम्मेदारी है कि जो विकास की योजनाएं हैं उनको लागू करें, वो उनकी कितनी कुशलता है या क्षमता है। पिछले बजट में सरकार ने बुंदेलखंड में सिंचाई और वर्षा जल संचयन योजना लागू करने के लिए 18.59 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन काम किस तरह कराया जाए इसका अनुमोदन नहीं होने के कारण बुंदेलखंड के लोगों तक इस फंड का फायदा नहीं पहुंच सका। सरकार ने किसान सेवा रथ चलाने के लिए 30.50 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन इसका 62% हिस्सा सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन मंजूर बजट खर्च नहीं हो सका। बजट में नहरों के लिए कई मदों में बड़ी रकम का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद विभाग करीब 1 दर्जन परियोजनाओं के लिए मंजूर बजट को खर्च करने की मांग तक नहीं कर सका। फैजाबाद के कृषि विश्वविद्यालय के तहत सरकार ने साल 2012-13 में मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना के लिए 6.98 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया, लेकिन योजना धरी की धरी रह गई। सीएजी रिपोर्ट से साफ है कि सरकार अपनी ही योजनाओं को शुरू करने में फेल साबित हुई। जो योजनाएं शुरू नहीं हो सकी उनमें कई पिछड़े इलाकों जैसे बुंदेलखंड और पूर्वांचल से भी जुड़ी थी। अब विरोधी दल इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कोई स्पष्ट नीति न होने के नाते सरकार चलाने वाले सरकार चला नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि आज सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट है वो आश्चर्यजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बजट लेती है और बजट में योजनाओं का प्रावधान करती है। विधानमंडल से वो बजट पास भी होता है। बजट पास होने के बाद केवल इस आधार पर काम न हो कि उसकी दर ही नहीं तय हो पाई कि किस दर पे काम कराया जाए। सरकार अगर इन योजनाओं पर काम कर पाती और विकास योजनाओं का पूरा पैसा इस्तेमाल होता तो विकास जमीन पर दिखता और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर आगे बढ़ता दिखाई देता। अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। अवनीश विद्यार्थी इस वक्त है हमारे साथ लखनऊ से। अवनीश, ये बताइए कि ये तो वाकई बहुत बड़ी हैरानी की बात है कि ये ही नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर इस योजना को कैसे पूरा किया जाए, कैसे इस पर आगे काम किया जाए। बजट तो आपने पिछले साल इसमें दे दिया था कि कितना पैसा लगना चाहिए, लेकिन ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि उस पर किस तरीके से खर्च होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर योजना ही आप तैयार नहीं कर पाए। इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जो पूरी योजना थी इसको लागू करने को लेकर के जो सरकार ने शुरुआती बेसिक स्ट्रक्चर जो इसको लेकर के काम किया जाना चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़े पैमाने पर लापरवाही हुई और प्रस्ताव तक नहीं तैयार किए गए। योजना के अंतर्गत जो आवश्यक कार्य योजना बना करके दी जाती है वो तक नहीं दी गई इस पूरे। बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटूंगी मैं, लेकिन किस तरीके से आज ये मुद्दा उठाया जा सकता है ये बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आज यूपी विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी, मुद्दा उठाया जा सकता है और विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश में है। वो यही कोशिश में है कि अब जवाब दे सरकार कि आखिर अगर बजट में एलोकेशन ऑफ अमाउंट होता है तो फिर आप एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत कैसे नहीं उस योजना को आगे बढ़ा पाते हैं। तमाम सवालों के जवाब आज सरकार को देने पड़ेंगे और किस तरह से अपना पक्ष रखा जाता है राज्य सरकार की तरफ से, ये भी बहुत मुख्य हो जाता है।
क्योंकि जाहिर सी बात है बजट में पिछले साल योजनाओं के बारे में सरकार ने ही बताया था कि हम इस तरीके से इस योजना के तहत इतने पैसे के साथ उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। ऐसे में जमीनी स्तर पर जब काम ही नहीं शुरू हो पाया तो फिर क्या उम्मीदें लगाई जाए, कैसे आप उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। इस बार भी बजट आ चुका है, पैसे इस बार भी रखे गए हैं अलग अलग योजनाओं के लिए, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यही है कि जब पिछले साल की योजनाएं पूरी नहीं हो पाई तो इस साल कैसे आप योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं जो कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार को मुश्किलों में ला सकते हैं। और अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ हैं। अवनीश, एक सवाल तो ये भी खड़ा हो जाता है ना कि आपने पिछले साल तो योजनाओं को लेकर जो भी जिस तरीके से बढ़ना चाहिए था वो आप बढ़े नहीं, ऐसे में फिर एक बार बजट ले आए आप, और बजट भी कोई मामूली बजट नहीं है, सबसे बड़ा बजट लगातार दिखाया जा रहा है। ये कहें कि क्या कागजों में ही तमाम चीजें हो जा रही हैं, होड़ सी लग गई है कि नहीं देखिए हम तो इतनी योजनाएं देते हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसको लेकर कोई रोड मैप नहीं। देखिए श्वेता, पिछले 1.5 साल से हम लगातार जी मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं। हमने करीब साल भर पहले भी ये स्टोरी की थी और उसमें ये बात बहुत सीधे तौर पर की थी, जिस पर आज सीएजी रिपोर्ट जो है विधानसभा में आई है। इसी रिपोर्ट को की शुरुआती तौर पर अगर हम देखें, हमने वित्त विभाग के कुछ आंकड़े उठाए थे और उनके आधार पर ये खबर चलाई थी अपने यहाँ जी मीडिया पर कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बजट को खर्च कर पाने में असफल रही है। शुरुआती दौर में बड़े विभाग ऐसे थे जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा विभाग, इस तरह के विभाग शामिल थे जिसमें 50% से ज्यादा धन जो है वो सरकार बजट के अगला बजट प्रस्तुत करने के 5 दिन पहले तक खर्च ही नहीं कर पाई थी। तो ये सारी ऐसी स्थितियां थी। खासतौर पर उसमें केंद्रीय योजनाओं का बजट था, जो बजट वापस चला जाता है, लैप्स हो जाता है, इस तरह की भी स्थितियां थी। उसको लेकर भी काफी जो है सरकार की खिंचाई भी विधानसभा में पिछले बजट सत्र में हुई थी। इस बार भी हम लगातार इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि लगातार सरकार इस बात को कह रही थी कि पहला साल था उसका, इसलिए उसको कुछ दिक्कतें हुई। तमाम अधिकारियों के तबादले किए गए, तमाम बदलाव करने के बाद सरकार ने इस स्थिति को सामने लाया। बुंदेलखंड पैकेज में भी घोटाला सामने आया, जो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, उसमें घोटाला सामने आया और 40 से ज्यादा अधिकारियों को निलंबित किया सरकार ने। इसके बावजूद स्थिति नहीं सुधरी। बुंदेलखंड पैकेज को भी लेकर के जो सवाल उठे हैं, उसमें जिस तरह से घोटाले हुए हैं वो बात भी सामने आई है। और उसी सापेक्ष में इस रिपोर्ट को भी अगर देखें तो वो रिपोर्ट भी ये बताती है कि किस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जो अगड़े इलाके हैं वहां विकास योजनाएं पहुंचाने में राज्य सरकार असफल रही, उसकी नौकरशाही असफल रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी सीधे तौर पर दिखाई दी। जो बेसिक काम किए जाते हैं केवल लोक लुभावने वादे करने के लिए सरकार पूरे तौर पर लोकसभा चुनाव पर फोकस हो गई थी और उसका ध्यान विकास की योजनाओं पर नहीं था। शायद यही वजह है कि उसने बगैर कार्य योजना, बगैर प्रस्ताव के जो है बजट का अलॉटमेंट जो है कर दिया, बजट को पढ़ दिया गया भाषण के रूप में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और 190 योजनाएं ऐसी हैं जो आधी अधूरी वापस लौट गई। 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं वापस चली गई, तब जबकि राज्य सरकार लगातार इस बात का रोना रो रही थी कि केंद्र से उसको पैसा नहीं मिलता, उसको मदद नहीं मिल रही है। लगातार जो डीजल और पेट्रोल जैसे प्रोडक्ट हैं उन पर लगातार वैट ड्यूटी सरकार बढ़ा रही है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं जो लगातार राज्य सरकार के सामने चुनौती बन रही हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार नहीं जीत रही है। इस बार 2,74 करोड़ रुपए का बजट है और ऐसे में इस बजट को कैसे सरकार खर्च कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बात और बताइए अवनीश, ये बात जो कही जाती रही है लगातार सरकार की तरफ से कि नहीं वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं, ये किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है? देखिए ये बात बिल्कुल सही है और ये आम इंसान पूछेगा, लखनऊ का पूछेगा, गोरखपुर का पूछेगा, गाजियाबाद का पूछेगा, झांसी का पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि उसको मालूम है कि सरकार ने इन योजनाओं का ऐलान किया है। बजट में कहा है कि बुंदेलखंड में जल संरक्षण योजना लागू हो रही है, जल संचयन योजना लागू हो रही है, तो यहाँ लागू होगी, साल भर में होगी, 1.5 साल में होगी, लेकिन सरकार उसकी कार्य योजना नहीं दे पाती, उसके प्रस्ताव नहीं दे पाते। एक वजह ये भी जो है दिखाई पड़ी है कि नौकरशाही पूरी तौर पर इसमें शिथिल दिखाई दी है। एक बात बहुत साफ होगी, पिछली सरकार के दौरान जो घोटाले हुए थे उनकी जांचों को लेकर के जिस तरीके से शुरुआत में अखिलेश सरकार ने फोकस किया, उसका नतीजा ये रहा कि अधिकारियों ने फाइलों को आगे बढ़ाना ही रोक दिया और करीब 10,000 के आसपास तबादले अधिकारियों के जो पिछले 2-3 सालों में हुए हैं वो भी एक बड़ी चुनौती बने, जिनकी वजह से सरकारी फाइलें लगातार लटकी रही। कल भी हमने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव आलोक रंजन से भी इस बात का सवाल पूछा था कि अगर आप 190 योजनाओं को जमीन तक नहीं उतार सके तो ऐसे में आप समाजवादी पेंशन योजना जो 2,400 करोड़ रुपए की है उसको किस तरीके से साकार कर पाएंगे, कैसे 40 लाख परिवारों को मदद दे पाएंगे। तो वो भी इस बात को लेकर के सवाल टाल
लगातार सालों से घाटे का रोना रो रहे यूपी पावर कॉर्पोरेशन की कलई सीएजी ने खोलकर रख दी है। कैग रिपोर्ट में बताया गया है निजी घरानों से किसी तरह मनमाने दाम पर बिजली लेकर जनता पर बोझ डाला जा रहा है। सीएजी ने कॉर्पोरेशन का सारा खेल उजागर कर दिया। रिपोर्ट जरा पहले देखते हैं। यूपी में पावर कॉर्पोरेशन और निजी कंपनियों के खेल में जहां एक तरफ पावर कॉर्पोरेशन को घाटा हो रहा है, वहीं उपभोक्ताओं की जेब पर भी बोझ बढ़ रहा है। अनुमान के मुताबिक सिर्फ 2 निजी घरानों से बिजली खरीदने पर आने वाले 23 सालों में 11,500 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया गया है, जिसमें रिलायंस के रौजा से 1200 मेगावाट बिजली ली जा रही है, जबकि बजाज से 450 मेगावाट बिजली ली जा रही है। दरअसल पावर कॉर्पोरेशन और निजी कंपनियों के बीच जो 25 साल का एमओयू साइन हुआ है, उसकी शर्तें ही इस तरह की हैं कि कॉर्पोरेशन को घाटा होना तय है। शर्तों में कहा गया है कि बिजली की कीमत परियोजना की लागत के आधार पर तय होगी, लेकिन लागत की अधिकतम सीमा क्या होगी ये तय नहीं है। लिहाजा दोनों कंपनियां मनमानी लागत दिखाकर कीमत वसूल रही हैं। वहीं शर्तों में डीम्ड एनर्जी की भी शर्त है, जिसके मुताबिक अगर पावर कॉर्पोरेशन किसी वजह से इन कंपनियों से बिजली न लेना चाहे तो भी उसे पूरा भुगतान करना होगा। ऐसा कई बार हो चुका है। साथ ही शर्त ये भी है कि अगर दोनों कंपनियां तय वक्त से पहले बिजली देने लगती हैं तो पावर कॉर्पोरेशन इंसेंटिव देगा, लेकिन समय से पहले बिजली न देने पर भी इंसेंटिव दिया गया है। सीएजी ने इन शर्तों के आधार पर नुकसान का आकलन किया है। सीएजी के मुताबिक रौजा एनर्जी से 3,684 करोड़ और बजाज से 5,185 करोड़ का घाटा हो रहा है। रिलायंस से बिजली खरीदने में 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्षति का अनुमान लगाया गया है। बजाज से बिजली खरीदने में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्षति का अनुमान लगाया गया है। यह कोई पहला अनुमान नहीं है। सीएजी की जो पिछले वर्ष रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई थी, उसमें भी जेपी से 12 में बिजली खरीद के मामले में 10,832 करोड़ रुपए की क्षति का सीएजी ने मूल्यांकन किया था। हैरानी की बात यह है कि ये करार 25 साल तक चलेंगे और पावर कॉर्पोरेशन बर्बाद होता रहेगा। अहम बात यह है कि ऊर्जा नीति के मुताबिक कॉर्पोरेशन ऐसे निजी कंपनियों से उत्पादित हो रही बिजली में से सिर्फ 50% बिजली ही खरीद सकता है, लेकिन कॉर्पोरेशन कंपनियों की सारी बिजली खरीद रहा है, वो भी ज्यादा महंगे दामों पर। जाहिर है ऐसे में कॉर्पोरेशन का घाटा लगातार बढ़ रहा है। कि बजाज एनर्जी की बिजली बहुत महंगी बिजली है और उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी खुद 2009 की जो ऊर्जा क्रय नीति है, उस नीति में स्पष्ट लिखा है कि ऐसी महंगी बिजली बहुत जरूरत पर ही खरीदी जाए और ऐसी बिजली खरीदने के जो करार हों उसमें 50% से ज्यादा बिजली न खरीदी जाए। मुश्किल यह है कि पावर कॉर्पोरेशन अपने संसाधनों से बिजली पैदा नहीं करता और निजी कंपनियों के भरोसे ही चलता है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार बने हैं। अवनीश, एक तरफ तो ये कहती है राज्य सरकार की नहीं घाटा हो रहा है, हम बिजली दे नहीं सकते हैं, महंगी दरों पर हमें बिजली लेनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ तो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है और अगर ये खेल चलता रहा जो 25 साल तक एक एमओयू साइन हुआ है, तो फिर ऐसे में तो बहुत मुश्किलें उन लोगों के लिए भी हो जाएंगी जो प्रदेश में रह रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, महंगी दरों पर ले रहे हैं। कैसे इस चीजों का समाधान निकालने की तैयारी हो रही है या खेल इसी तरीके से चलता जाएगा? ये श्वेता, बिजली का तंत्र ही ऐसा है, इसमें भ्रष्टाचार पूरे तौर पर शामिल है। बड़ी कंपनियां, बड़े औद्योगिक घराने, इसके अलावा नौकरशाह, राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग, तमाम सारे ऐसे लोग इसमें शामिल हैं और एक पूरा नेक्सस है। हम बार बार उसको लॉबी का नाम देते हैं। वो लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो बड़े बड़े अधिकारियों के भी तबादले करा सकती है, उन अधिकारियों, उन इंजीनियर्स के भी तबादले करा सकती है जो उसके मकसद में रोड़ा बनते हैं। ऐसे में हम बहुत सारे बदलाव देख भी चुके हैं ऊर्जा विभाग में प्रदेश के, और किस तरीके से जैसे जैसे बदलाव हुए फैसले भी बदले हैं। कई सारी ऐसी चीजें जो सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को लाभ दे सकती थी, उन नीतियों को बदला गया। जनता को सहूलियत देने के नाम पर एक तरीके से कहें तो पूरे के पूरे विभाग को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता को सरचार्ज दे करके, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगी बिजली खरीद करके इस तरीके से जो है करना पड़ा। इसके साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को, और ये भी सवाल होता है कि आप आखिर किस आधार पर ये कहते हैं फिर घाटा हो रहा है? कैसे आप बिजली की दरों को इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं और ये कैसे कह देते हैं कि नहीं, हम तो बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते, हमारे पास तो है ही नहीं, जबकि पूरा एक बहुत बड़ा खेल है। अवनीश, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।